हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक से हमने सीखा समझा पार्ट 4 समझाएंगे। इससे पहले हमने आपको 18 चैप्टर पूरे पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। तो आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम इस सूत्र में इन संख्याओं को रखेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 2 गुना 6 प्लस 4 बराबर 20 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, बताओ उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो हम परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो आ जाएगा 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला देखिए, काशवी ने कार्ड सजाने के लिए 18 सेंटीमीटर टेप लगाया और अभी 6 सेंटीमीटर टेप और चाहिए, बताओ कुल कितने सेंटीमीटर टेप लगेगा। 18 सेंटीमीटर उसने टेप लगा दिया है और उसे 6 सेंटीमीटर और चाहिए, तो उसे कुल 24 सेंटीमीटर टेप लगेगा। ठीक है। अगला देखिए, एक चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो चित्र की लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, यानी कि चित्र आयताकार है, तो उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल के लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 7 गुना 3 बराबर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला देखिए, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और सभी बराबर होती हैं। अगर हर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग की भुजा होती है 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि 6 गुना 6 बराबर 36 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला देखिए, दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या उनका परिमाप भी बराबर होगा, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और कारण बताइए। दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, क्या उनका परिमाप भी बराबर होगा, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और कारण बताइए। तो देखिए, क्षेत्रफल बराबर है लेकिन उनका परिमाप बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमाप के लिए हमें भुजाओं के योग की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल में हम भुजाओं का गुणा करते हैं। हम हो सकता है दोनों आयतों की भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तो परिमाप भी अलग अलग प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ये ऐसे समझ लीजिए कि ये एक आयत है और ये दूसरा आयत है। इस आयत की लंबाई 6 और चौड़ाई 4 है और इस आयत की लंबाई 8 और चौड़ाई 3 है। ठीक है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। कैसे, 6 गुना 4 बराबर 24 और 8 गुना 3 बराबर 24। लेकिन परिमाप यदि हम ज्ञात करेंगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 20 और इसका 22। परिमाप बराबर नहीं होगा क्योंकि भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। अगला देखिए, अगर एक कपड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसके चारों ओर गोटा लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर धागा चाहिए। कपड़े का परिमाप हम ज्ञात करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना 10 प्लस 4 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो कपड़े के चारों ओर लगाने के लिए हमें 28 सेंटीमीटर धागा चाहिए होगा। अगला देखिए, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 49 वर्ग मीटर है, बताओ उस बगीचे की एक भुजा कितने मीटर होगी। तो बगीचा वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा हमें यहाँ पर दी हुई है, मान लिया हमने ए मान लिया भुजा को, ए गुना ए बराबर 49। ठीक है। हमें एक भुजा ज्ञात करनी है, तो ये हो गया 49। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे
बराबर 7। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7। एक भुजा की लंबाई है 7 मीटर। ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार की होती है? थाली, ग्लास, प्लेट और कागज। तो ग्लास बेलन के आकार की होती है, ग्लास बेलन के आकार का होता है। घनाभ की 3 मुख्य माप कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अगला देखिए, एक समतल कागज में कितनी इकाइयाँ होती हैं? जब उससे डिब्बा बनाया जाता है तो कौन सी अतिरिक्त इकाई जुड़ जाती है? एक समतल कागज में 2 इकाइयाँ होती है, लंबाई व चौड़ाई। जब उससे डिब्बा बनाया जाता है तो उसमें ऊंचाई और जुड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घूर्णन के बाद केवल एक बार में अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी? इसका उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज। अगला देखिए, अगर एक वस्तु घूर्णन करने पर 3 बार में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटती है तो उस आकृति में कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। निम्नलिखित में से 3D आकृति कौन सी है? पत्ता, दरवाजा, फुटबॉल और कागज। तो फुटबॉल 3D आकृति है। एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि इसे घुमाया जाए तो कितनी बार में यह मूल स्थिति में लौटेगा? 4 बार में मूल स्थिति में लौटेगा। 4 बार उत्तर हो जाएगा इसका। अपने स्कूल में से कोई स्कूल बैग में से कोई 2 वस्तुएं ढूंढो जो त्रिविमीय हो और उनका नाम लिखो। रबड़ और शॉर्पनर। अगला देखिए, चूहे ने 2-2 की छलांग लगाकर दौड़ पूरी की। अगर पगडंडी 30 मीटर लंबी है तो उसने कितनी छलांग लगाई होंगी? देखिए, 2-2 की छलांग लगाई चूहे ने और 30 मीटर तक लगानी है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 30 तक, तो वह कितनी छलांग लगाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30। ठीक है, तो उसने कुल 15 छलांगें लगाई। ठीक है, 1 से 60 के मध्य संख्या 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से हैं? लिखिए। तो देखिए, 3 के और 4 के गुणज लिखेंगे हम पहले। 3 के गुणज हैं 3, 6, 9, 12, 15। इस तरीके से हम 60 तक 3 के गुणज लिखेंगे और इसी प्रकार हम 4 से लेकर 60 तक गुणज लिखेंगे और उनमें से हम जो एक जैसे गुणज हैं उनको छांट लेंगे। तो क्या होंगे? 12, 24, 36, 48 और 60 इनके सम गुणज होंगे। ठीक है, अगला देखिए, 24 लड्डुओं को बराबर बांटने के कितने तरीके हो सकते हैं? हर बार कितने कितने के समूह बनेंगे? लिखिए। 24 लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने के 8 तरीके हो सकते हैं। समूह देखिए, हम 1 गुना 24 बन सकता है, यानी कि हर समूह में 1-1 लड्डू होगा। 24 लोगों को 1-1 लड्डू, 12 लोगों को 2-2 लड्डू मिलेंगे, यानी कि हर व्यक्ति को 2-2 लड्डू, हर व्यक्ति को 3-3 लड्डू, हर व्यक्ति को 4-4 लड्डू, 6-6 का समूह बनेगा। हर व्यक्ति को 6-6 लड्डू, हर व्यक्ति को 8-8 लड्डू, हर व्यक्ति को 12 लड्डू, हर एक व्यक्ति को एक समूह में जिसमें 24 लड्डू होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 तरीके होंगे। ठीक है, अगला देखिए, 15 का सबसे छोटा ऐसा गुणज कौन सा होगा जो 5 और 3 दोनों का भी गुणज है? तो हम पहले 5 के, 3 के और 15 के गुणज याद करेंगे।
5 की गुणज 5, 10, 15, 20 और 15। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 15 का सबसे छोटा गुणज 15 ही होगा, ठीक है, जो कि 5 और 3 का भी गुणज है। अगला देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 की गुणज है। तो हम पहले कैसे ज्ञात करेंगे, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह कौन सी है। 8 है, 24 है और 44 है। 17 और 39 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो 8, 24 और 44 2 के गुणज हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक बच्चा 6 की छलांग लगाता है, वह 60 मीटर की दूरी पूरी करने में कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो 6 के गुणज लिखने हैं हमें। 6 के गुणज होंगे 60 तक, 6 के 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, ठीक है। अगला देखिए, अगर एक टाइल 4 फुट लंबी और 1 फुट चौड़ी है, तो 20 फुट की ज़मीन को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइलें लगेंगी। तो हम क्या करेंगे, 20 में 4 का भाग लगा देंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल 4 वर्ग फुट, ज़मीन का क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट, तो ज़मीन को ढकने के लिए 20 में हम 4 का भाग लगा देंगे, तो हमें 5 टाइलें लगेंगी, ठीक है। अगला देखिए, किसी संख्या के सभी गुणनखंड वही संख्याएं होती हैं जिनका उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। 18 के गुणनखंड लिखो। 18 के गुणनखंड 18 में जिस जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है वह लिखेंगे। तो एक से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का 18 में पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। अगला है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 12,430 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 0, मतलब इकाई प्लस ये दहाई प्लस सैकड़ा प्लस 1,000 प्लस 10,000, ठीक है। अगला देखिए, 50,891, इसे भी ऐसे ही लिखेंगे। 1 प्लस 90 प्लस 800 प्लस 0 प्लस 50,000, ठीक है। अगला देखिए, 37,004, तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ इकाई से शुरू करेंगे। 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7,000 प्लस 30,000, ठीक है। अगला है 64,950, इसे भी इसी प्रकार से लिखेंगे। 0 प्लस 50 प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 60,000, ठीक है। अगला है, संख्याओं में अंक 4 के सभी स्थानीय मान बताइए। अंक 4 के स्थानीय मान बताने हैं, तो देखिए इसमें अंक 4 यहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 40,000। इसमें अंक 4 दो जगहों पर है, तो वो हो गया 40 और 400। यहाँ पर 4,000 तीसरे में, ठीक है। और इसमें 13,454 में स्थानीय मान इकाई पर 4 और सैकड़े पर 400। 74,129 में स्थानीय मान 1,000 की संख्या पर है 4, तो 4,000 आ जाएगा। और इसमें 10,000 की संख्या पर है, तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में हम संख्याओं को जमाएंगे,
पहले आएगा 51,326, फिर 52,316, फिर 53,261 और फिर 56,321। अगला है, उसमें आरोही क्रम बनेगा 70,214, फिर 71,402, फिर 72,410 और फिर 74,120। उसके अगले में बनेगा 80,593, 83,059, 85,930 और 89,503। इसमें चौथे में बनेगा 90,124, 90,241, 90,412 और 91,042। ठीक है। अगला है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में हम संख्याओं को लिखेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 54,331, 52,413, 45,231 और 43,512। सेकंड में हम लिखेंगे 82,031, 81,023, 80,312, 80,213। इसके बाद अगले में लिखेंगे 96,540, 96,405, 95,640, 94,650। चौथे में हम लिखेंगे 7,632, 7,623, 7,362, 7,236। ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं में ये वाली संख्या बड़ी है, यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं में ये बराबर है, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ भी बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं में ये वाली संख्या बड़ी है 87,654, ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं में 73,020 बड़ी है 72,030 से, ये चिन्ह आ जाएगा। 32,145 छोटा है 32,154 से। 14,523 छोटा है 15,423 से। 9,001 छोटा है, 90,001 छोटा है 90,010 से। और 21,000 बड़ा है 20,100 से। ठीक है। अगला है, खाली बॉक्स भरिए। देखिए, 490 में हम किसका भाग लगाएंगे? 70 प्राप्त हो जाए तो 7 का भाग लगाएंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। 70 में 230 जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। और 15 को यदि हम 20 से गुणा करेंगे तो हमें 300 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे ये बॉक्स भी पूरे हो गए। इसी के साथ हमने सीखा और समझा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।